हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव एसके यादव क्लासेस से। आज आपको हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड का जो पार्ट बचा हुआ था, सेकंड पार्ट, वो करवा रही हूँ। थर्ड चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति व वर्ग। फर्स्ट जो पार्ट इसका करवाया था उसमें मैंने गोत्र, विवाह संबंध, उन सब के बारे में और महाभारत का रचनात्मक विश्लेषण, इन सब के बारे में बताया था। अभी जो इस चैप्टर में इस पार्ट में करवा रही हूँ वो है वर्ण। उस समय जो समाज में कितने वर्ण थे और वो किस आधार पर बांटे गए थे। समाज के अंदर उस समय 4 वर्ण माने जाते थे, जिनका नाम ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा से पैदा हुए थे चारों वर्ण। ये ब्राह्मणों ने एक तरह से अपना जो दैवीय व्यवस्था बनाई हुई थी, जिससे समाज में सभी को लागू अपनाना पड़ता था और राजाओं के द्वारा लागू की जाते थे। समाज में जो 4 वर्ण बताए गए वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार वर्णों का विभाजन जो है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए, व ब्रह्मा की जंगा या पैरों बीच का जो पैर का पोर्शन है उससे वैश्य पैदा हुए, जो नीचे के पैर होते हैं उससे शूद्र पैदा हुए, ऐसा माना जाता है। और ब्राह्मणों ने इनको एक दैवीय व्यवस्था बताई। जो चारों वर्ण थे इसके कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। चारों वर्णों के अपने कार्य फिक्स थे। जो भी पैदा होता था उसको ये पता होता था कि मुझे आगे बड़ा होके ये काम करना है। जो पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम ज्यादातर वेद पढ़ना और वेदों का अध्ययन करवाना, वेदों की शिक्षा देना लोगों को, दान करना और दान करवाना, और जो भी धार्मिक कर्मकांड होते थे, यज्ञ हवन, वो सभी करना। और ब्राह्मणों ने समाज के अंदर एक अपनी ऊंच जगह बनाई हुई थी, जिनका राजाओं पर भी उस समय बहुत दबदबा था। दूसरा जो वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता था जो भी शासन है उसकी देखभाल करना, सुरक्षा करना, राज्य में शासन करना और शासन के लोगों की, पूरी प्रजा की सुरक्षा करना, युद्ध करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना। यदि कोई अहम कार्य होता था तो बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाए जाते थे क्षत्रियों द्वारा। और करते कौन थे? पंडित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। तीसरा जो वर्ग था वो था वैश्य वर्ग। वैश्य का काम ज्यादातर घूमने फिरने वाला होता था, खेती करना, पशुपालन करना और सारे व्यापारिक कार्य करना, ये वैश्य वर्ग करता था। इसके अलावा जो आखिरी वर्ग था शूद्र। शूद्र जो है तीनों वर्ग होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्णों का जो है सेवा करता था। यानी जो नीचे के काम, सेवा, साफ सफाई, ये सब कार्य शूद्र करते थे। इस तरह से समाज 4 भागों में बटा हुआ था। इसे रूल्स, इतने नियम थे कि कोई भी अपना जो वर्ण था वो नहीं बदल सकता था और जबरदस्ती जो है सबसे ये मनवाया जाता था। इसलिए जो भी कोई पैदा होता था उसको ये पता होता था कि मुझे बड़ा होकर क्या कार्य करना है। इसलिए उस समय बेरोजगारी ना के बराबर थी। लेकिन अगर कोई अपना वर्ण छोड़ के दूसरा पेशा अपनाना चाहता था तो उसके बहुत ही कम उदाहरण मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर अपने वर्ण में रहना ही जरूरी था। अगर कोई ऐसा करता था तो उससे गांव छोड़ना पड़ता था या समाज छोड़ना पड़ता था। इन नियमों का लोग पालन करें, इसके लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीतियां बनाई हुई थी। ब्राह्मणों ने इन वर्णों को जो है दैवीय व्यवस्था बताई थी कि ये हमारे नहीं बल्कि भगवान के बनाए हुए हैं। जो वर्ण व्यवस्था है वो ईश्वरीय देन है। दूसरा, ब्राह्मण जो वर्ग था वो उनकी जगह पक्की रहे, इसलिए वो शासकों को प्रेरित करते थे, उन पर दबाव बनाते थे कि ये वर्ण व्यवस्था समाज में लागू करवाई जाए, कोई भी वर्ण ना तोड़े। और यदि कोई तोड़ने की कोशिश करता था तो उनको पनिशमेंट दिए जाते थे, समाज से निकाल दिया जाता था। और ये जनता को भी यकीन दिलवाना पड़ता था कि उनकी प्रतिष्ठा वही है जब वो अपने वर्ण में रहेंगे। यदि वो अपना वर्ण छोड़ते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो चारों वर्ण थे वो अपनाने एक तरह से सबके लिए बहुत जरूरी थे।
इन वर्णों के अलावा भी समाज में कुछ जातियां थी जो इन चारों वर्णों में नहीं आती थी। जहां समाज में वर्ण 4 थे वही जातियां अनेक थी, यानी कई जातियां थी। जो 4 वर्ण थे उनमें समाहित नहीं होती थी, उनसे अलग डाला गया था उसको। जैसे कि निषाद जो कि ज्यादातर जंगलों में रहते थे, सवर्णकार जो सोने का कार्य करते थे, लोहार जो लोहे का काम करते थे, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मटके दूसरी चीजें, कश्यप जो शहरों के अंदर बर्तन बनाते थे। ये इन 4 वर्णों के अलावा जातियां थी समाज के अंदर। जो ज्यादातर लोग जिन्होंने अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ काम अपना लिए थे, वो उसी आधार पर जातियां बन गई थी। जातियां यानी ऐसा वर्ग था जो इन चार वर्णों से जो है अलग था। इसमें एक निषाद आता है जो कि जंगलों में घूमता रहता है। जैसे कि हम महाभारत के अंदर एक उदाहरण देखते हैं, एकलव्य जो जंगलों में घूमता रहता है, छोटी जाति का होने की वजह से उसको पांडवों की तरह शिक्षा नहीं दी जाती और गुरु द्रोणाचार्य जो है उनको मना कर देते हैं शिक्षा देने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और अर्जुन को चुनौती दी। अगला जो वर्ग था वो था यायावर जो पशु पालते थे, पशुओं को लेकर इधर उधर घूमते रहते थे। एक जाति आती थी उस टाइम मलेच्छ, जिसको ब्राह्मण बहुत घिन दृष्टि से देखते थे। असंस्कृत भाषी लोग थे, उनको रहन सहन का तरीका नहीं पता, उनको बोलना नहीं आता, यानी निम्न वर्ग का माना जाता था। और ब्राह्मण लोग इन लोगों से दान लेना भी नहीं चाहते थे और उनके घर में भोजन भी नहीं करते थे, इतना नीच मानते थे मलेच्छ और इनको जो चांडाल थे। आगे आता है उस समय चांडालों की समाज में क्या अहमियत थी। जो चांडाल थे उनके वो कहाँ रहते थे, क्या क्या कार्य करते थे और समाज में उनकी क्या जरूरत थी। मनुस्मृति में चांडालों का जिक्र आता है। मनुस्मृति के अनुसार वे दूषित कार्य करते थे, जैसे शवों का अंतिम संस्कार करना। यदि देखा जाए तो समाज में एक तरह से बैलेंस था, हर काम का बंटवारा था। मृत जानवर होते थे उनकी खाल उतारते थे ताकि उनके जूते बना सके। ये ज्यादातर शहर से बाहर रहते थे और जो ऊंच वर्ग के लोग थे वो इनको छूना तो बहुत दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे। कि जब भी गांव में आते थे तो कुछ बजाते हुए आते थे ताकि लोगों को पता चल जाए। और जो मर्द लोग दफनाते थे उनके कपड़े या आभूषण बर्तन जो भी मिलते थे वो ये अपने प्रयोग में लाते थे। गाँव से ज़्यादातर बाहर रहते थे, गाँव के अंदर आने की इन्हें अनुमति नहीं थी और जो बेकार फेंके गए बर्तन होते थे वो ये प्रयोग में लाते थे। अभी आगे जो पॉइंट आता है वो है, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे। जैसे कि हमने 4 वर्णों में डिवाइड किया पूरे समाज को, कि ज़्यादातर जो क्षत्रिय होते थे वो शासक होते थे। लेकिन समाज में हमने इतिहास के अंदर हमने कई भी ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो क्षत्रिय वर्ग से संबंध नहीं थे लेकिन फिर भी वो शासक बने। जैसे कि जरूरी नहीं है सभी शासक क्षत्रिय रहे हो। मौर्य वंश का एग्जाम्पल लेते हैं। मौर्य वंश में जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, लेकिन वो किसी क्षत्रिय वंश से संबंधित नहीं माने जाते। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ जो है एक मयूर पालने वाली थी जो कि अपने पुत्र का गुजर बसर कर रही थी, बहुत मतलब गरीब घर से था, तो वो कोई क्षत्रिय नहीं था लेकिन फिर भी एक महान सम्राट बना। कि बौद्ध जो शास्त्र हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहीं वो क्षत्रिय थे। इन दोनों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर जो उदाहरण है इसके, ज़्यादातर हमें जो भी प्रूफ मिलते हैं इतिहास में वो यही कहते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे। ऐसे ही सुंग और कण्व वंश दोनों के जो शासक थे ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी राजगद्दी संभाले, इन्होंने शासक बने। ऐसे ही शक और कुषाण दोनों मध्य एशिया से आए थे, ये भी क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी भारत में शासक किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस समय शासक कोई भी बन सकता था, लेकिन जिसके पास ताकत और सेना होती थी, पैसा होता था, वो शासक बन सकता था। कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं था कि क्षत्रिय ही राजा होते थे। सातवाहनों में भी जो शासक थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे, और सातवाहन जो शासक थे उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था का भी कई जगह उल्लंघन किया है।
वो अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, जबकि कार्य वो जो है क्षत्रिय राजा बने। विवाह भी जो गोत्रों के हिसाब से कि गोत्र में नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने किए, जो अवैध था। भारत में पितृवंशिकता थी, जबकि इन्होंने अपने नाम के साथ माता का नाम लगाया, यानी इन शासकों ने मातृवंशिकता पर अहम जोर दिया। ऐसे ही कई उदाहरण मिलते हैं हमें शास्त्रों में, जो कि इन रूल्स और नियम के विरुद्ध थे। इस चैप्टर के अंदर जो 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जो भी भारत के अंदर समाज के अंदर रहन सहन तरीका था लोगों का, जैसे समाज डिवाइड था, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने इसमें बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट में डालिए। थैंक यू।